जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है और प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनॉमलीज़ जो आती हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, जो रिपीटिंग ग्रुप्स हैं उसको एलिमिनेट करने का तरीका बताया था आपको। फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो प्रॉब्लम आती है पार्शियल डिपेंडेंसी, उसमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए उसको रिमूव किया था। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, उसका कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपने सारी देख ली थी। विद एग्जांपल नॉमिनेशन का एक लेक्चर था, अगर प्रीवियस आपने वो नहीं सुना तो वो लाजमी सुन लें, बिकॉज उसमें एग्जांपल्स के साथ मैंने टेबल्स देख के उसको ना क्लैरिफाई किया था। आज हम डेफिनेशन पे फोकस करेंगे और उसी एग्जांपल्स को दोबारा से रिकॉल करेंगे। और डेफिनेशन में है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने पढ़ा था कि अगर टेबल के अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स हैं या कोई अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं या एक ही रिकॉर्ड के अगेंस्ट, ये एक रिकॉर्ड चल रहा है इसमें वैल्यूज आगे जाके वेरी कर गई हैं, मल्टीपल वैल्यूज आ गई हैं, दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग ग्रुप्स। और इसको मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट भी बोला जाता है। इस वाले कॉलम को आपने इस वाले फील्ड को एलिमिनेट करना है इस टेबल से और एक सेपरेट टेबल में शिफ्ट कर देना है। एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए फर्स्ट टर्म फॉर्म में आने के लिए। डेफिनेशन देखें, relation or table is in first term form if and only if all underlying domain contain atomic values only। मतलब हर कॉलम के अंदर सिंगल सिंगल वैल्यूज होनी चाहिए। इट मीन्स दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन रिपीटिंग ग्रुप, टेबल में रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं हो सकते और रिपीटिंग ग्रुप अगर होंगे तो टेबल फर्स्ट टर्म फॉर्म की कंडीशन को पूरा नहीं करेगा। रिपीटिंग ग्रुप इज अ सेट ऑफ वन और मोर डेटा आइटम्स। मतलब एक स्टूडेंट के दो फोन नंबर हो सकते हैं, एक का एक फोन नंबर भी हो सकता है। तो वन और मोर डेटा आइटम्स होंगी जिसमें एक ही रिकॉर्ड के अगेंस्ट, एक ही टपल के अगेंस्ट वैल्यूज वेरी कर रही हैं। दैट में अकर अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट कर रही हैं इन द टपल एक ही रिकॉर्ड में। ईच सेल इन द रिलेशन शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू, हर सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे क्लास यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, नेम है यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, रोल नंबर सिंगल है, मल्टीपल वैल्यूज हैं तो उसको आपने खत्म करना है। दोबारा से, रिलेशन और टेबल फर्स्ट टर्म फॉर्म में कब होगा? व्हेन ऑल अंडरलाइंग डोमेन, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, फील्ड्स हैं, कंटेन एटॉमिक वैल्यूज, उसकी वैल्यूज एटॉमिक होंगी। इट मींस दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन रिपीटिंग, टेबल के अंदर रिपीटिंग ग्रुप नहीं होंगे तो टेबल फर्स्ट टर्म फॉर्म में आ जाएगा। रिपीटिंग ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। रिपीटिंग ग्रुप इज अ सेट ऑफ वन और मोर डाटा आइटम्स दैट में अकर अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम, ऐसा डाटा आइटम जो वेरी कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिपीटिंग ग्रुप्स। a number of times in a tuple or record। each cell in the relation should contain only one value, हर सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एक स्टूडेंट रिलेशन है हमारे पास, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, क्लास है और उसका फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर है। और रोल नंबर एक है, एक ही नाम है उसका, एक ही क्लास है, जबकि उसके पास दो फ़ोन नंबर्स हैं। उसने ऑफिस में या स्कूल कॉलेज में सबमिट करवाए हैं, दो रिकॉर्ड है हमारे पास, दो नंबर हैं। और यहाँ पे हमें बोलना है कि जो एक एट्रीब्यूट या एक फील्ड है फ़ोन नंबर का, इट इज़ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, इसको आपने सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, एटॉमिक वैल्यू से एलिमेंटल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। above table contains the repeating groups, to convert the table into first normal form, इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए टेबल में से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है, वी हैव टू रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स। सो द अबव टेबल विल बी कन्वर्टेड इनटू टू टेबल्स। टेबल के हम दो टेबल डिजाइन कर लेंगे। पहला वो टेबल बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज है, उस फील्ड्स को हम सेपरेट कर लेंगे। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और क्लास को अलग कर लिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए और उसके फ़ोन की एक्सेस करने के लिए रोल नंबर और फ़ोन नंबर जो है उसको हम या कॉन्टैक्ट नंबर को अलग सेपरेट टेबल में शिफ्ट करेंगे। और पहले टेबल की जो प्राइमरी की होगी, यूनिक फील्ड होगा, दैट विल बी स्टूडेंट रोल नंबर। और इधर ये प्राइमरी की जो है वो सेकंड जब टेबल में जाएगी, दैट विल बी फॉरेन की, और दोनों टेबल का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। जी, फर्स्ट रिलेशन हमने बनाई है, स्टूडेंट रिलेशन का नाम रख लिया, उसमें तीन एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट नेम, रोल नंबर है, उसको अंडरलाइन किया गया है, और जो अंडरलाइन किया होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की कहते हैं। मैं इसको शॉर्टकट लिख रहा हूँ पी डॉट के, ठीक है, प्राइमरी की है ये वाला फील्ड। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास सेकंड फील्ड जो है वो स्टूडेंट नेम है और थर्ड फील्ड स्टूडेंट की क्लास है। और इसमें देखें एक एक सिंगल सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही, दीज आर एलिमेंटल वैल्यूज दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड और फर्दर डिवाइडेड, इसको एटॉमिक वैल्यूज कहते हैं। और ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को पूरा कर रहा है। नाउ वी कैन से दैट स्टूडेंट रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये बात सेकंड टेबल देख लें,
कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का टेबल हमने बनाया है, उसके रिलेशन टेबल को रिलेशन भी कहते हैं, और स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे इनपुट किया है और प्लस उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर किया है, और फर्स्ट फ़ोन नंबर के अगेंस्ट रोल नंबर 1 2 3 पहला फ़ोन नंबर और रोल नंबर 1 2 3 का दूसरा फ़ोन नंबर। और यहाँ पे रोल नंबर जो है वो यूनिकनेस नहीं दे रहा, दैट्स व्हाई आपने कंपोजिट की बनानी है, दोनों एट्रीब्यूट्स को मिला के प्राइमरी की लगाई है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। और यहाँ पे देखें हर सेल में सिंगल वैल्यू है और टेबल पे कंपोजिट की लगी है। अगर यहाँ पे चीज़ें सेम होंगी इस साइड पे, तो इस साइड पे डिफरेंट होंगी, ठीक है, ये दोनों सेल्स आपस में डिफर करेंगे। और सपोज कर लें अगर दो स्टूडेंट्स एक ही घर से हैं तो उनका रोल नंबर डिफरेंट होगा, जबकि उनका फ़ोन नंबर या लोकल नंबर वो सेम हो सकता है। दैट्स व्हाई हम फ़ोन नंबर को भी यूनिकनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, रोल नंबर को भी इस वाली सिचुएशन में नहीं कर सकते, इसलिए आपको कंपोजिट की डिज़ाइन करना होगी। कंपोजिट की आपने पढ़ा था ऐसी प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स। उसके बाद है जी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा इफ इट इज इन फर्स्ट, अगर वो फर्स्ट की कंडीशन को पूरा कर रहा है, मतलब उसमें एटॉमिक वैल्यूज हैं, एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट, दैट इज अ की पॉइंट कि हर जो टेबल है, हर जो एट्रीब्यूट है वो जो नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं फुली डिपेंडेंट होने चाहिए प्राइमरी की के ऊपर। फुली डिपेंडेंट मतलब अगर कंपोजिट की लगी हुई है तो सारे के सारे नॉन के एट्रीब्यूट्स उस फुल कंपोजिट की या फुल की पे डिपेंड करने चाहिए। अगर इसमें कोई एट्रीब्यूट्स नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की के पार्ट पे डिपेंड कर रहा है तो उस वाली सिचुएशन को हमें एलिमिनेट करना होगा। उस प्रॉब्लम को हमने पढ़ा था पार्शियल डिपेंडेंसी। ऐसे नॉन के एट्रीब्यूट्स जो प्राइमरी की के किसी एक पार्ट पे डिपेंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाने के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, वी हैव टू रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी टू कन्वर्ट द टेबल इनटू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये डेफिनेशन दोबारा देखें, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में टेबल कब होगा, इफ इट इज इन फर्स्ट, अगर वो फर्स्ट की कंडीशन को पूरा कर रहा है, एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। और आगे मोर फोकस टाइप डेफिनेशन है कि टू बी इन सेकंड फॉर्म में आने के लिए एवरी नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड ऑन द की पे डिपेंड करेगा, एंड ऑल पार्ट ऑफ द प्राइमरी की फुल की पे डिपेंड करेगा, तो वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। आगे फिर कुछ कंडीशंस हैं जो कि अगर ये टेबल आपका फुलफिल कर रहा है तो वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कहलाएगा। एमसीक्यूज पॉइंट भी बन सकते हैं। अब प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने दो टेबल बनाए थे, पहला स्टूडेंट का टेबल बनाया था, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर प्राइमरी की था, स्टूडेंट का नेम और क्लास नॉन की एट्रीब्यूट्स थे, तथा हर वो टेबल जिसमें प्राइमरी की सिर्फ एक एट्रीब्यूट पे लगी है वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को पूरा करेगा। अब इसको समझने के लिए हम लोगों ने ये टेबल डिजाइन किया हुआ है, ये वाला स्टूडेंट टेबल। ये तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है लेकिन ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को भी पूरा कर रहा है, बिकॉज पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी टेबल में प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ एक एट्रीब्यूट पे लगी हुई है, बाकी सारे नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं ये भी और ये भी, डेफिनेटली दोनों एट्रीब्यूट प्राइमरी की पे ही डिपेंड करेंगे, फुली डिपेंडेंट होंगे। दैट्स वाई टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के साथ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के साथ साथ सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, मतलब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, नो नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन द रिलेशन। ऐसा टेबल जिसमें कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट नहीं है, दैट विल बी इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। एग्जांपल आपके सामने है, रोल नंबर पहला एट्रीब्यूट है और फोन नंबर दूसरा एट्रीब्यूट है, दोनों को मिला के कंपोजिट की प्राइमरी बनाया गया है, और इसमें कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट नहीं है, दो ही एट्रीब्यूट है और दोनों के दोनों प्राइमरी की हैं या प्राइमरी की का पार्ट है। ऐसा टेबल जिसमें कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट नहीं होगा वो भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को पूरा करेगा। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है लेकिन साथ ही साथ ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में के अंदर भी है। लास्ट पॉइंट, एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द फुल सेट ऑफ प्राइमरी की, कि अगर नॉन की एट्रीब्यूट्स किस टेबल के अंदर हैं और उसमें कंपोजिट की लगी हुई है तो सारे के सारे नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं वो फुली डिपेंडेंट होने चाहिए ऑल पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, अब पूरी एंटायर प्राइमरी की पर डिपेंड करेंगे तो वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को पूरा करेगा। फुल सेट ऑफ प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास जो ये वाली है, ये हम लोगों ने इसकी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ली है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है
और इसका जो थर्ड टेबल बनेगा वो हमारी थर्ड कंडीशन को पूरा करेगा। ये जो टेबल हम यहाँ से बनाएंगे, ऐसा नॉन के एट्रीब्यूट्स अगर टेबल में है तो उन्हें फुली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, रोल नंबर है हमारे पास, सब्जेक्ट का आईडी है जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, कुछ मार्क्स गेन कर रहा है, उसके बाद स्टूडेंट नेम है और स्टूडेंट की क्लास है। ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं तीन हमारे पास, मार्क्स, स्टूडेंट नेम और क्लास। और की एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? स्टूडेंट का रोल नंबर और सब्जेक्ट का आईडी। अब इसमें रोल नंबर प्राइमरी की क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो दो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, 23 दो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसके दो ही मार्क्स आ रहे हैं। जबकि यहाँ से डिफर करेगा कि अगर स्टूडेंट 10 वाला है, 10 वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसके मार्क्स डिफरेंट होंगे, 20 वाले के मार्क्स डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे 10 और 10 भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 23 और 23 भी रिपीट हो रहा है। तो हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कंपोजिट की बनाई है जिसको स्टूडेंट का रोल नंबर है और स्टूडेंट का आईडी है। ना तो रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है और ना ही सब्जेक्ट का आईडी कर रहा है। दैट्स वाई दोनों को मिला के हमने प्राइमरी की बनाई है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। और ये टेबल अगर हम देखें तो फर्स्ट नॉर्म फॉर्म की कंडीशन को पूरा कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे तमाम के तमाम जो अंडरलाइन डोमेन है वो एटॉमिक वैल्यूज है, सिंगल वैल्यू एलिमेंटल वैल्यूज है उनके अंदर। लेकिन इस वाले टेबल में एट्रीब्यूट जो एटॉमिक वैल्यूज तो हैं, देयर इज अ कंपोजिट की लगी हुई है यहाँ पे। और वो कंपोजिट की कौन सी है उसको हम ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी को मिला के प्राइमरी की बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की। उसके बाद हम कह रहे हैं कि द टेबल कंटेन्स द पार्शियल डिपेंडेंसी। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करें इसका नॉन की एट्रीब्यूट्स का, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझ आएगा कि अगर हम 123 रोल नंबर देते हैं तो 123 जहाँ भी इनपुट करेंगे उसके अगेंस्ट आपको असद ही मिलेगा नेम। 123 की क्लास भी आपको आईसीएस ही मिलेगी। मीन्स कि अगर आपके पास रोल नंबर की वैल्यू है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट क्लास। इन शॉर्ट ये कह लें कि स्टूडेंट नेम और क्लास डिपेंड कर रहे हैं रोल नंबर पे, फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर ओनली, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। वैसे नॉन की एट्रीब्यूट्स लाइक स्टूडेंट नेम और क्लास जो प्राइमरी की के किसी पार्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब आएगा जब हम पार्शियल डिपेंडेंसी को खत्म कर देंगे। अब सेकेंडली एंगल से देखते हैं कि मार्क्स अगर हमारे फाइंड आउट करने हैं तो स्टूडेंट का हमें रोल नंबर भी पता होना चाहिए और स्टूडेंट का सब्जेक्ट का आईडी भी पता होगा, तो हम बच्चे के मार्क्स बता सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ रोल नंबर 123 के मार्क्स बताएं, तो दो तरह के मार्क्स वो गेन कर रहा है, 78 भी है, 98 भी है। इट मीन्स कि हमें साथ में सब्जेक्ट का रेफरेंस भी देना पड़ेगा, स्टूडेंट का रोल नंबर पता होगा और उसका सब्जेक्ट आईडी पता होगा, यू कैन फाइंड द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इट मीन्स कि मार्क्स का जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी पे। दैट इज कॉल्ड फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो हमें फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी अचीव करनी है, इन तीनों कॉलम्स को अलहदा कर लेना है, इन तीनों फील्ड्स को एक अलहदा टेबल के अंदर। और ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला जो कॉलम होगा ये सेपरेट टेबल में शिफ्ट हो जाएगा। जी, यहाँ पे देखिए पार्शियल डिपेंडेंसी की सिचुएशन है तो कहता है इसको रिमूव करना पड़ेगा। रोल नंबर डिटरमिन कर रहा है स्टूडेंट के नेम को, रोल नंबर डिटरमिन कर रहा है स्टूडेंट की क्लास को, दैट्स व्हाई ये पार्शियली डिपेंडेंट है, तो इनको हमने सेपरेट टेबल के अंदर शिफ्ट कर दिया। ये हमारा पहला टेबल बना है जो कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी से आ रहा है। रोल नंबर, सब्जेक्ट आईडी और मार्क्स को हमने सेपरेट कर दिया और दैट इज अ कंपोजिट की। और हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था सेकंड नॉर्मल फॉर्म का, उसमें ये था कि अगर नॉन की एट्रीब्यूट है that must be fully functionally dependent on the entire part of the primary key, whole primary key या full set of primary key। और सेकंड टेबल जो पार्शियल था एट्रीब्यूट्स, उनको हमने रोल नंबर के साथ सेंड कर दिया, अलग शिफ्ट कर दिया। ये जी हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म विद एग्जांपल। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म को देखें, इसमें हमने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है, कुछ नॉन के एट्रीब्यूट्स नॉन के एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उन नॉन के एट्रीब्यूट को सेपरेटली हम अलग टेबल में शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो टेबल प्राइमरी कीज पे नॉन के एट्रीब्यूट्स डिपेंड करें, नॉन की पे डिपेंड ना करें। अगर टेबल के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है जो कि नॉन की का नॉन की पे डिपेंड करना है, तो उस वो टेबल थर्ड नॉर्म फॉर्म में नहीं होगा। टेबल को थर्ड नॉर्म फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना पड़ेगा। The relation is in third normal form if it is in second and no transitive dependency exists,
अगर सेकंड के रूल को पूरा कर रहा है और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है तो टेबल किस में आ जाएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। A non-key attribute must not depend on another non-key attribute. non-key पर depend नहीं करना चाहिए third norm form में लाने के लिए. If a non-key attribute's value can be obtained by knowing the value of another non-key attribute, तो table third norm form में नहीं होगा. Relation is not in third norm form. To convert the table या relation in third norm form, we have to remove transitive dependency को खत्म करना पड़ेगा. एग्जाम्पल देखते हैं जी. हमारे पास एक सिनेरियो है, उसमें स्टूडेंट कस्टमर कोर्स का आईडी है, कोर्स का टाइटल या कोर्स का नेम है, टीचर का आईडी है और टीचर का नेम है. इस टेबल की प्राइमरी की जो है वो कोर्स आईडी है. कोर्स आईडी अगर हम 10 कहते हैं तो सब्जेक्ट हमें टाइप कोर्स का मिलेगा डेटाबेस. कोर्स आईडी 10 कहते हैं तो टीचर कौन सा मिलेगा, 110 वाला, और उस टीचर का नाम क्या होगा, फराज. अगर कोर्स आईडी 20 देते हैं तो C++ मिलेगा हमें, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट का टाइटल, और उसके बाद टीचर कौन सा पढ़ा रहा है, 120, और जफर उसका नेम होगा. और यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को शो किया गया है ग्राफिकली. एक है जो हमारे पास एट्रीब्यूट ए की वैल्यू आपको पता है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एट्रीब्यूट, और इसी तरह अगर बी की वैल्यू आपको पता है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सी एट्रीब्यूट. इट मींस दैट ए डिटरमिन कर रहा है सी को. और डेटाबेस की टर्म में हमने पढ़ा कि अगर नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की पे डिपेंड कर रहा है, ये देखें जो टीचर का आईडी जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, कोर्स आईडी पे, और कोर्स आईडी डिटरमिन कर रहा है किसको, टीचर नेम को. ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. इसको रिमूव करेंगे तो टेबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा. Table will be in third normal form if it doesn't contain transitive dependency. तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो भी एट्रीब्यूट्स डिपेंड करे थे एक दूसरे पे, लाइक टीचर आईडी और टीचर नेम, इनको अलग टेबल में शिफ्ट कर देना है. जी, पहला टेबल हमारा बना कोर्स का, उसमें कोर्स आईडी है, कोर्स का टाइटल है, और जो टीचर उसको पढ़ा रहा है उसको हमने यूज कर लिया. और यहाँ पे मैं इसको डॉटेड अंडरलाइन कर रहा हूँ बिकॉज आपको बताया था मैंने कि डॉटेड अंडरलाइन हम किसको करते हैं, जिसको हम फॉरेन की बनाते हैं. ठीक है, प्राइमरी की को अंडरलाइन किया जाता है, जबकि डॉटेड लाइन जो है वो फॉरेन की को क्या रहता है. यहाँ से हम डॉटेड लाइन इसके नीचे लगा देते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि टीचर आईडी यहाँ पे फॉरेन की है और कोर्स आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है. और दोनों टेबल की रिलेशनशिप बनाने के लिए टीचर आईडी और टीचर के कोर्स को यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है. जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे जी डेटाबेस अनोमलीज के बारे में, और चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. दोबारा से कंक्लूजन एमसीक्यूज पॉइंट्स आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होता है, हमें रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना पड़ता है. टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना पड़ता है, और टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे. और रिमूव करेंगे और किस चीज़ को अचीव करेंगे, दोबारा से सुन लें. टेबल को फर्स्ट नॉर्म फॉर्म में लाने के लिए आपको रिपीटिंग ग्रुप्स को खत्म करना होगा और एटॉमिक वैल्यूज को अचीव करना होगा टेबल्स के अंदर. उसके बाद नंबर सेकंड में सेकंड नॉर्म फॉर्म के रूल्स हैं कि टेबल को सेकंड नॉर्म फॉर्म में लाने के लिए रिपीटिंग ग्रुप खत्म हो जाएंगे और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम अचीव करेंगे. और थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट नॉन की पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, या फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे तो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा.